अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आजकल आपको पता है कि सभी, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं, और वो है मुज़ाकरात या फिर कोई कौमी डायलॉग, कोई राह निकाली जाए जिस तरह हालात चल रहे हैं उनसे आगे बढ़ने की। अब इसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हवाला देकर मुज़ाकरात की बात की। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी ख़बरें पढ़ रहा हूँ कि मुज़ाकरात की बात हो रही है, मैं भी एक पेशकश करता हूँ। वो क्या पेशकश उन्होंने किया, क्या दावत दी, उनकी ज़बानी सुने पर। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब की बात आपने सुनी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हो या PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता यही है, सियासी स्पेस जो कम हो रही है PTI की, उसको कुछ ना कुछ हासिल करने का वापस रास्ता मुज़ाकरात या डायलॉग ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़रा मुतज़ाद सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये क्या बात है? ये बात कुछ यूँ है कि PTI के दीगर रहनुमा, PTI के जिस हुकूमत में, जिस सूबे में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के वज़ीर आला हों जो कि एक तहरीक चलाने की बात करते हैं, या फिर इमरान खान की बहन अलीमा खानुम हों जो कि बात करती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो PTI में से नहीं, उनका PTI से ताल्लुक़ नहीं, तो यहाँ पर बड़ा तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुख्तलिफ़ फोरम से आकर बैठने की बात करती है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम से बैठने की बात करती है, तो इससे सवालात भी पैदा होते हैं। संजीदा मुज़ाकरात या डायलॉग, अब इसके लिए क्या राह है आगे? और ये जो संजीदा मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसकी राह में रुकावट है क्या? ये ज़रा पूछते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे हम शुरू करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये जो मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, रास्ता यही है, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस करवाती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ सीनियर लीडरशिप हो या फिर इमरान खान से करीबी उनकी बहनें, वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ दूसरी अप्रोच भी लेती है। कन्फ्यूजन कहाँ से है और क्या मामला है? मैडम शेख, सबसे पहले और वही बात जो पहले दिन से करते आए हैं कि आखिरकार मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, आखिरकार बातचीत करना पड़ेगी, और बातचीत से और मुज़ाकरात से सारे मामले हल होंगे। कोई अगर ये समझता है कि सड़क पर आकर हुकूमत गिरा ली जाएगी, निज़ाम चेंज कर लिया जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। कोई अगर ये समझता है कि गवर्नर राज लगाकर खैबर पख्तूनख्वा में PTI पर पाबंदी लगाकर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर PTI या इमरान खान को ख़त्म कर सकता है, तो ये भी उसकी गलत फहमी है। इस सारी ज़िद और इस सारी अनाओं और इस सारे झगड़ों में मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो मुज़ाकरात और बातचीत ही पहला और आखिरी हल है। लेकिन सवाल पर आने से पहले मैडम शेख, मुझे आपसे गिला है कि आपको PTI में क्यों तज़ब्ज़ब नज़र आता है, PTI में ही क्यों कन्फ्यूजन नज़र आती है? अभी शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की मुज़ाकरात की, और दूसरी तरफ से हुकूमती लोग ही कहते हैं कि हमने तो कभी इमरान खान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला ही नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्यों करें, ये तो फितने हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं, ये तो इनसे तो बातचीत हो ही नहीं सकती, और इन पर गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए, इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो तज़ब्ज़ब और कन्फ्यूजन तो वहाँ भी मौजूद है कि शहबाज शरीफ जो उनके हेड हैं वो मुज़ाकरात की आए रोज़ दावत देते हैं और नीचे आग उगली जा रही होती है। लेकिन बहरहाल मैडम शेख,
जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं, जो मरियम नवाज साहबा रोज़ कह रही हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब से लेकर तारड़ बरादरान तक रोज़ाना कहा जा रहा है, इसके बाद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में और तो मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, कोई बातचीत का माहौल नज़र नहीं आ रहा। और फिर सुना जा रहा है कि अभी हुकूमती सतह पर एक इजलास हुआ है जिसमें स्ट्रेटजी तय की गई है कि ना सिर्फ मुल्की सतह पर बयानिया बनाया जाएगा बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी बयानिया बनाया जाएगा, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। और अगर पीटीआई किसी एहतजाज की तरफ जाती है तो क्रैकडाउन होगा, बड़े बड़े गिरफ्तार होंगे। ये शहबाज शरीफ साहब उसके बाद गालिबन काबीना के इजलास में ये बात कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि अगर मैडम शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश आती तो मैं ज़रूर कहता कि प्लीज़ पहले फ़ौज से लड़ाइयाँ बंद करें, फ़ौजी क़यादत पर चढ़ाइयाँ बंद करें, एक कदम पीछे हटें, सियासत करें सब्र के साथ, हौसले के साथ। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते और ये लड़ाई आपको नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से लेकर मीर जाफ़र मीर सादक तक क्या मिला आपको। लिहाजा सियासी अमली बदलें। और अलीमा खान साहबा से कहना है कि जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपकी बहनों के साथ हुआ है, आपकी फैमिली के साथ हुआ है, पीटीआई के साथ हुआ है, वो शर्मनाक है, लेकिन फिर भी आपको मुज़ाकरात और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और अब हुकूमत मैडम शेख, चूँकि हुकूमत की तरफ से पेशकश आई है, शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है, तो संजीदा मुज़ाकरात की राह में जो हुकूमती रुकावटें हैं ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। पहली रुकावट, शहबाज शरीफ साहब अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें और हुकूमती वुज़रा आग उगलना बंद करें, मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली और इलामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाएं। अचकज़ई साहब ने एक खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे ज़िम्मे आज गया, आप मेरी मुलाकात करवाएं, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान आगे आएँ, मैं मुज़ाकरात की इमरान खान के बिहाफ पे ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, एक मुलाकात उनको करने दें। दूसरी बात, और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाएं, इमरान खान से बहनों, वकला और डॉक्टर को मिलने दें अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज, पीटीआई पर पाबंदी, इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा, इससे पीछे हटें। फिर जाली मुकदमे, जाली सज़ाएँ, छापे, फेंटियाँ, गिरफ्तारियाँ, ये सिलसिला रोकें। ये नहीं हो सकता कि आप कच्चे के डाकुओं को सज़ा दें मगर पक्के के डाकुओं को कानूनी गिरफ्त में ना लाएँ। तोशाखाना के छोटे मुलजमों पर मुकदमे चलाएँ, तोशाखाना के बड़े मुलजम बाहर फिरते रहें। और फिर आखिरी बात मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब से कहना है कि आपको मैंडेट नहीं मिला, सबको पता है, आप हुकूमत बनाकर बैठे हैं, आप सिर्फ ज़बानी कलामी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। क्या है आपके पास ऑफ़र करने के लिए, किस पर मुज़ाकरात होंगे? मैंडेट आप वापस कर सकते हैं, जवाब है नहीं। इंतखाबात करा सकते हैं, जवाब है नहीं। जाली मुकदमे और बेगुनाह कैदियों की रिहाई करवा सकते हैं जाली मुकदमे रोक कर, जवाब है नहीं। पीटीआई को सियासी जमात मानकर इसके जेन्युइन मसाइल हल कर सकते हैं, जवाब है नहीं। नए इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, जवाब है नहीं। तो फिर मुज़ाकरात किस बात पे? चलो पीटीआई ने तो एक तरफ कह दिया ना, जायज मुतालबात, आपने जो इतनी लंबी लिस्ट गिनवाई है ना भट्टी साहब, वो कहते हैं जायज मुतालबात ही। जायज मुतालबात क्या है? आपकी जो कुछ बातें हैं उसमें वजन मालूम होता है। फखर से जानना चाहती हूं उनका पर्सपेक्टिव। आखिरी जुमला मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके पास वो जायज मुतालबात क्या हैं वो जरा आगे रखें ताकि बात आगे बढ़े। सिर्फ ऊपर से ये ज़बानी कलामी दावतों से मामला इसी सवाल से बात आगे बढ़ाते हैं। फ़खर दुरानी साहब, वज़ीर आज़म कह रहे जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। आपकी नज़र में ये जायज़ मुतालबात क्या हैं और संजीदगी क्यों नहीं आ रही सर मुज़ाकरात में, जब दोनों तरफ से हम देखते हैं ऐलान भी होते हैं, किसी न किसी तरह रजामंदी भी नज़र आती है, बट मामला आगे नहीं बढ़ रहे? बहुत शुक्रिया अलीना। जो इमरान ख़ान की अगर आप हिकमत अमली देखें सियासत के हवाले से, तो मैं पहले दिन से क्लियर हूँ कि इमरान ख़ान जिससे बातचीत करना चाहते हैं, जिससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो इनसे मुज़ाकरात या बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी जो है उनके लिए उनकी कोई हैसियत नहीं। इमरान ख़ान उनको अर्ज़ली हुकूमत के नाम से पुकारते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बातचीत है ये मुमकिन है। भट्टी साहब कुछ भी गिनवाते रहें, कुछ भी कहते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इमरान ख़ान की जो सियासत का अरूज है उसको देखें तो वो एक बज़ाहिर दायरे का सफ़र नज़र आता है।
जब वो अपोजिशन में थे वो तब भी इन सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं को ही प्रेफर करते थे और उन्हीं के ही कंधों पे बैठ के इन्होंने हुकूमत हासिल की। फिर उसके बाद जब ये हुकूमत में आ गए तो तब भी उन्हीं सियासी जमातों को इमरान खान ने इस काबिल कभी नहीं समझा कि उनके साथ बातचीत तो दूर की बात है, हाथ मिलाना जो है वो गवारा करें। बड़े बड़े नेशनल इम्पोर्टेंस के मामलात आए, ज़ेर बहस आए, भारत के साथ जंग का मामला आया, उसके बावजूद भी इमरान खान उस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करना गवारा नहीं किया बतौर प्राइम मिनिस्टर के। तो ये बातचीत या मुज़ाकरात ये एक अलग बात है। जहाँ तक बात है कि जो इमरान खान की एक जो करंट पॉलिसी है वो आज की नहीं है, ये अपोजिशन में भी इनकी यही पॉलिसी थी, अब भी यही पॉलिसी है, और वो है कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी। जब ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पार्लिमान के ऊपर इन्होंने धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो इन्होंने जो है वो खेमे लगाए, सब कुछ किया, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी और अदलिया की भी इनको दरपर्दा सपोर्ट थी, उसके बावजूद भी ये हुकूमत नहीं गिरा सके। क्योंकि जमहूरी तौर के ऊपर जो मैं समझता हूँ जो एक प्रोसेस होता है उसके लिए चाहे आप जितनी भी इस तरह की साजिशें कर लें वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि आपके साथ दूसरे जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो साथ ना हो। तो इमरान खान को ना उस टाइम समझ आई थी, रियलाइजेशन थी, और ना अब रियलाइजेशन है। मुज़ाकरात की ऑप्शंस या ये जो दावत दी जाती है हुकूमत की तरफ से, ये मैं भी समझता हूँ कि हुकूमत ये बखूबी जानती है कि इमरान खान किसी तौर के ऊपर ये इनके साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो फिर भी अतमाम हुज्जत करना कि ताकि कल को इनके ऊपर कोई ऐसी बात या एतराज़ ना आए कि इनको कभी बातचीत का कहा ही नहीं गया। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि मैं इमरान खान का ज़िम्मा लेता हूँ, इमरान खान को मैं कायल कर लूँगा, नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आगे हैं, जरदारी साहब आगे हैं। देखिए इमरान खान की सियासत वही बात है कि किसी तौर के ऊपर चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हों या कोई भी हों, वो उनको कभी भी अपने जो अख्तियारात हैं वो नहीं देंगे फ़ैसला साजी के। वो इमरान खान खुद ही अपनी पार्टी को तबाह कर देंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे शख्स को अख्तियारात नहीं देंगे। आपने उसका नतीजा भी देख लिया, कल का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने मुज़ाकरात का जो है वो ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया है, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो सुहेल अफरीदी हैं उनको सड़कों पे एक मूवमेंट चलाने के जो है उसकी कॉल दे दी है। तो ये किसी तौर के ऊपर भी जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है कि इमरान खान अब जेल में रहते हुए भी 2-2.5 साल हो रहे हैं, वो अभी तक वो सियासत के जो है वो नहीं समझ सके कि मामलात अगर वो इसी तरह चढ़ाई करके हासिल होते उनको जो सब कुछ इनके जो मुतालबात हैं या जो इनके गोल्स हैं, किसी तहरीक के चलते हुए क्या मुज़ाकरात के लिए बैठ नहीं सकते कि अगर कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त हो या ज़रा सी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए पीटीआई को तो फिर वो तहरीक कॉल ऑफ भी कर सकते हैं? ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती क्या? देखें प्रैक्टिकली देखा जाए और सियासी तौर के ऊपर देखा जाए तो हमेशा यही होता है और सियासी जमातें ऐसा ही करते हैं। इवन जो पीटीआई के अपने जो सियासतदान हैं जो कि बाहर बैठ के उन्होंने इसी तरह की कोशिशें की हैं, बारहा कोशिश की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो पस पर्दा बातचीत और मुज़ाकरात की कोशिश की है, सेवरल जो है वो मीटिंग्स हुई, उसके बावजूद देखें अल्टीमेटली फैसला इमरान खान ने लेना होता है। वो सब बेबस हैं, इनकी पीटीआई की अपनी जो दीगर सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो खुद भी बेबस है। तो वो चाहे वो आप तहरीक के दौरान बातचीत हो या तहरीक से पहले हो या बाद में हो, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान उसके लिए किसी तौर के ऊपर जहनी तौर पे तैयार ही नहीं है। इमरान खान सिर्फ एक ही शख्स से बात करने के लिए तैयार हैं और वो सबको पता है कि वो कौन है। अगर उनको वहाँ से कोई ऑफ़र आई तो ये भाग के अपना ये खुद को पेश कर देंगे बातचीत के लिए और अपनी पार्टी के बाकी लोगों को भी। उसके अलावा ये मैं नहीं समझता कि ये किसी तौर के ऊपर भी ये इस तरह की जो मुज़ाकरात की ये बातें चलती रहेंगी, साल से भी चलती रहेंगी जब तक बड़े घर से इनको कोई ऑफर नहीं है, मैंडेट नहीं दिया या कुछ नहीं किया। और इससे मुतल्लिक भी आज बड़ी जंग में खबर लगी हुई है कि जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुज़ाकरात से मुतल्लिक एलामिया में शामिल करने की मुतल्लिक कंट्रोवर्सी थी। इसको आगे जाके जरा गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। कल के ट्वीट से भी वाजे हो गया ना, इमरान खान के तो ट्वीट से वाजे हो गया, ना तो वो किसी को मैंडेट देते हैं और ना ही कभी ये मुस्तकबिल में देंगे। वो खुद पार्टी तबाह कर देंगे, वो किसी और को नहीं देंगे। आई हियर यू फखर, इसको आगे जाकर जरा गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। पहले रीमा उमर साहिबा की मैं राय जानना चाहती हूँ। रीमा, आप क्या समझती हैं? ये जो इस वक्त हम जहां सुने सब यही कह रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे पीटीआई हो, कि बैठे डायलॉग करें, मामलात को हल करें, लेकिन रुकावट है क्या? जी शुक्रिया लीना। रुकावट जो है वो हमारी जो इस वक्त पावर की सिचुएशन है वो है
कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिस्टम है वो उसका लॉजिक क्या है। वो लॉजिक ऐसा है जो इस तरह की बातचीत जो है उसको बहुत मुश्किल बनाता है। वो लॉजिक ये है कि पीटीआई जो है वो एक बहुत पॉपुलर जमात है। इमरान खान साहब एक बहुत करिज्मेटिक लीडर हैं, वो पॉपुलिस्ट हैं, वो राइट विंग हैं, उनके ख्यालात, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो जमहूरी नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं। और उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि बाकी जो सियासी जमातें हैं जिनकी भी फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं दे सकी, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है एक उन्होंने ग्रुपिंग बनाई है, और वो जो है वो इस रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट फोर्स का सामना है वो इस तरह कर रहे हैं। और जब तक ये दो रियलिटीज नहीं बदलेंगी, एक तरफ इमरान खान साहब की सपोर्ट अगर वो कम नहीं होगी और इलेक्टोरली बाकी सियासी जमातें नहीं समझेंगी कि हम इसके साथ कम्पीट कर सकते हैं, या दूसरी तरफ ये जो अलायंस है आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स और इदारों का, जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक मेरा ख्याल है बाकी बातें ही रहेंगी कि आपने बातचीत करनी है, मुज़ाकरात, डायलॉग। इसमें कुछ एज सच सब्सटैंशियली या फंडामेंटली नहीं चेंज होगा मुल्क में। ये बात जब हम करते हैं इक्तिदार की, ये दुरुस्त है कि पीटीआई ने कॉन्फ्रंटेशन की सियासत करके इमरान खान साहब ने इक्तिदार से वो दूर चले गए हैं, लेकिन मैं एक और बात आपसे कहूँ कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने लेजिटिमेसी भी गेन की है। कुछ साल पहले तक इमरान खान साहब के बारे में ये लोग कहते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जब उनका कोई इशू होगा वो सबसे पहले अगले दिन ही वो बाहर भाग जाएंगे, वो जेल तो रह नहीं सकेंगे, वो फौरन ही सरेंडर कर जाएंगे। इस तरह की बहुत से लोग इस तरह की बातें करते थे कि वो सीरियस सियासतदान नहीं है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें दी है। लेकिन अब पिछले साल इलेक्शंस के बाद ये सब बदल गया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी अब जेन्युइन है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को एक रियल चैलेंज भी दिया है, और जो लोग सोच रहे थे कि वो अगले दिन फौरन भाग जाएंगे और लंदन में आराम की जिंदगी गुजारेंगे, उन सबको उन्होंने गलत साबित किया है। तो एक तरफ ये दुरुस्त है कि इक़्तिदार से वो दूर है, लेकिन दूसरी तरफ अब अगर कोई लिखेगा इस वक्त दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के बारे में, तो एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज इमरान खान साहब के अलावा कौन कर रहा है? तो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है पाकिस्तान की तारीख में, जो पहले बहुत लोग जो लिखते थे उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं लिखते थे, लेकिन अब खास तौर पे 2024 के इलेक्शंस के बाद उनका नाम एक मुख्तलिफ तरह से, उनकी जो एक इनिंग्स है सियासत में ये वाली, उसको मुख्तलिफ तरह से लिखा जाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अली उस्मान कासमी है, एक एकेडमिक हिस्टोरियन है लम्स में, उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब ने एज द मॉरल सॉवरन, पहले मॉरल सॉवरन इदारों को समझा जाता था, अब वो इमरान खान साहब है, उन्होंने 1-2 साल पहले ये बात लिखी। और लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म, कि पाकिस्तानियत क्या है, पहले भी इदारों के साथ ही जोड़ी जाती थी, अब वो इमरान खान के साथ जोड़ी जाती है। तो ये जो इमरान खान साहब ने तब्दीलियां वो लाए हैं इक्तिदार में ना होने के बावजूद, ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और वो जैसे शख्स हैं मेरा ख्याल है उनके लिए ये मीनिंगफुल भी ज्यादा है। तो ये भी मेरा ख्याल है कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उन्होंने कुछ गेन नहीं किया, इक्तिदार से वो दूर चले गए और उनकी पार्टी ने बहुत लूज किया है। और मैं एक और बात कहूंगी यहाँ कि ये दुरुस्त है कि डायलॉग से ही इवेंचुअली चीजें हल होती हैं, लेकिन डायलॉग से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के जो मीन्स हैं, मैंने पहले भी बात की थी, वो रेवोल्यूशनरी मीन्स हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत से लोग हैं वो रेवोल्यूशनरी इकदाम ही चाहते हैं पीटीआई से। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, सिर्फ वो लोग नहीं जो कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है स्टेटस को नहीं चलेगा, पाकिस्तान जो है उसको जरूरत है रेवोल्यूशन की ताकि कोई ड्रास्टिक तब्दीली आए। लेकिन क्या ये मैसेज पीटीआई में जेन्युइनली है, क्या वो इस तरह का कोई चेंज ला सकते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है। प्लीज मुझे तो नजर नहीं आती वो रेवोल्यूशनरी विजन पीटीआई की क्या है। दूसरा, मुश्किल भी बहुत है, पाकिस्तान में आसान नहीं है इस तरह का चेंज लाना, रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरी नजर में मैं हूं भी जिस तरह की, मुझे तो खौफ आता है ऐसी रेवोल्यूशन से। तो तीसरी चीज मिसालें देखी भी है ना अभी हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्क में, या फिर बिल्कुल तो वहां पे फिर भी आसान है। पाकिस्तान में जिस तरह डीप रूटेड हमारे इदारे हैं, जो हमारी तारीख दिखाती है, पाकिस्तान में रेवोल्यूशन किस तरह की दिखेगी। खैर मैं मायूस नहीं करना चाहती लोगों को, क्योंकि मुझे भी लगता है जरूरत तो है पाकिस्तान में रेडिकल चेंज की, लेकिन वो किस तरह आएगा मुश्किल नजर आता है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, यही स्टेटस को यही चले और इमरान खान साहब ये दिखाएं कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है ये कॉन्फ्रंटेशन
इसी लेवल पे रखने की कि वो सरेंडर कर दें, वो अपना जो एक राइट है गवर्निंग, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको दरगुजर करें और वो कहें हमने आगे। ये भी उनकी सियासत देख के, उनकी जो उनकी पर्सनालिटी देख के मुश्किल लगता है, लेकिन मॉरली मेरा ख्याल है ये एक ऑप्शन, मैं एटलीस्ट इसके बारे में अब ज्यादा सोचती हूँ कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है इस कॉन्फ्रंटेशन की कि पहले मुझ जैसे लोग ही कहते थे हमें इदारों को और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है इसको कम करने के लिए चाहिए कोई जो डर जाए, लेकिन अब अगर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है जो हमने देखी है, तो क्या, मेरे लिए सवाल है, मैं अपने आप से बहुत पूछती हूँ कि क्या ये अब टाइम नहीं है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि कॉस्ट मजीद बढ़ता ना चला जाए। लग नहीं रहा कि सिस्टम जो है उसको कुछ खास फर्क पड़ रहा है। वो इस तरह की है कि वो सरेंडर करने की भी जो एब्सोल्युटली वो जो सरेंडर करने की भी जो एक कॉस्ट है पॉलिटिकल, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक बयानिया है, शायद उसकी वजह से ही बहुत ज्यादा है। तारीख में हमने देखा है इफ़हाम तफहीम हुई, लेकिन पीटीआई के लिए उसके स्टेक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। सलीम साफी साहब, आप कहिएगा सर, आप वो शख्स थे जिसने, जब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मुज़ाकरात के मीम को भी छेड़ा जाए, तब से आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब दोनों पार्टीज ऐलान करती हैं, कहती हैं, लेकिन मसला क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ पाती अमली तौर पर? देखिए, मुज़ाकरात की ज़रूरत तो उस दिन से थी जिस दिन से मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ था और उसके नतीजे में एक मुतनाज़ा हुकूमत बनी थी। इस वक्त जो हुकूमत है वो अपनी जगह पे मुतनाज़ा है और पीटीआई ये समझती है कि इलेक्शन में उसे जीत हुई है और उसके जीत को हार में तब्दील कर दिया गया है दूसरे तरीक़ों से। तो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे दोनों फरीक उसमें संजीदा नज़र नहीं आते, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए जो राह हमवार की जाती है, जो फ़िज़ा बनाई जाती है, वो फ़िज़ा किसी भी फरीक की तरफ से नहीं बनाई जा रही है। अब हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ख़िलाफ़ इक़दामात भी जारी है, जितना एक लिहाज से ज़ालिमाना हद तक बाज़ इक़दामात हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो पीटीआई उन हालात में कि जब एक तरफ आप उसको स्क्वीज़ कर रहे हों, आप उनसे मुज़ाकरात की तवक्को कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ पीटीआई में भी कन्फ्यूजन है और पीटीआई में कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ लोग मुज़ाहिमत की बात करते हैं, कुछ लोग इनकलाब की बात करते हैं। तो पीटीआई में भी इस हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि फ़ैसला पीटीआई ने ख़ुद करना है, कुछ लोग कहते हैं कि महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने करना है। तो पीटीआई के यहाँ एक तो ये कन्फ्यूजन है। दूसरी तरफ पीटीआई इस हुकूमत को कोई वक़्त ही देना नहीं चाहती। हालांकि मुज़ाकरात का रास्ता जिन क़ुव्वतों से भी निकलेगा तो वो इस हुकूमत के ज़रिए निकलेगा, लेकिन पीटीआई ये समझती है कि चूँकि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये इलेक्शन जीती ही नहीं है, इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, तो हम इस हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। और जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम ना बात करेंगे, ना सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ है, और किसी ने कोई बात अगर करनी है तो वो हुकूमत से करें। तो ये बुनियादी रुकावट है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर हमने सिस्टम को बचाना है, अगर हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो उसका तरीक़ा मुफ़ाहिमत है और मुफ़ाहिमत मुज़ाकरात ही के ज़रिए सामने आ सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी ठीक है कि पीटीआई के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होंगी, या इससे पहले पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी, उनकी लीडरशिप को जेल में डाला गया था। लेकिन जब अमेरिका और तालिबान की सुलह हो सकती है, बल्कि अब यारी तक नौबत आ सकती है, तो यहाँ पे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के लोगों को कत्ल तो नहीं किया गया है। तो इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, उसमें से मुश्तरका नुकात पैदा किए जा सकते हैं और उसकी बुनियाद पे आगे बढ़ा जा सकता है। सर, आप उसके लिए क्या तजवीज़ करते हैं? क्या तहरीक इंसाफ को, जैसे रीमा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सरेंडर करना होगा, या फिर आप समझते हैं कि हुकूमत को मज़ीद लचक दिखानी होगी? नहीं, एक तो दोनों फरीकों को चाहिए। एक तो हुकूमत को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को उसका जायज़ पॉलिटिकल स्पेस दे बाकी सूबों में भी एक्टिविटीज़ करने का,
और पीटीआई को स्क्वीज करने का जो अमल जारी है उसको हुकूमत रोक दे और मज़ीद ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिसकी वजह से पीटीआई ये समझती हो कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और पीटीआई को दूसरी तरफ हुकूमत को वक़्त देनी चाहिए मुज़ाकरात की हद तक और हुकूमत ही से मुज़ाकरात करनी चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात का रास्ता वो जिस भी क़ुव्वत से करना चाहते हैं तो वो उस क़ुव्वत का रास्ता इस हुकूमत ही से जाता है। तो इसलिए उनको ये ज़िद छोड़नी चाहिए कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे बल्कि दूसरी क़ुव्वतों से बात करेंगे। बट सर अभी आप कहते हैं ना जंग में भी मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो ये दोनों सियासी पार्टीज़ के दरमियान में क्यों नहीं हो सकता? जंगों में भी जो इफ़हाम व तफ़हीम होती है उसको भी देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, हर फरीक का अपना एक सच है। ज़रा इसी के ऊपर मज़ीद ऐड करेंगे, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको गुफ्तगू को। वेलकम बैक। मुज़ाकरात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल, बस मैं एक बात पे जो रीमा उमर साहिबा अली हुसैन कासमी साहब का रेफरेंस दे रही थी कि पीटीआई के हवाले से जो उन्होंने लिखा है, और एक बात बड़ी अहम थी कि अब ये जो स्टेटस को वाला है वो नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई इस टाइम जो है अगर वो देखा जाए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक कैरिज्मेटिक लीडर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनकी सियासत को देखें तो वो भी उसी स्टेटस को साथ लेकर चलते हैं जो बाकी सियासी जमातें हैं। इमरान खान का जो देख लें आप कॉल और फेल में तजाद, वो हमेशा से ये कहते थे कि वो लौटे और इस तरह के वो लोगों को नहीं लेके आएंगे। उसके बावजूद इनकी हुकूमत चली गई, 2024 में इलेक्शंस होने थे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ऑर्डर आए थे, इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई थी। उस टाइम जो टिकट्स दिए गए थे, आप ये देखें कि कितना ज़्यादा बड़ा तनाज़ा हुआ था इनकी अपनी पार्टी के अंदर कि जिस तरह से उन्होंने स्टेटस को और उसी को मेंटेन रखते हुए उन लोगों को पार्टी के टिकट्स दिए जो कि पैसा और वो सब कुछ खर्च कर सकते थे, किसी आम वर्कर या अपने सपोर्टर्स, और उनको नहीं दिया गया था। तो इमरान खान एक कैरिज्मेटिक लीडर ठीक हैं, वो हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, लेकिन ऐसा मैं ये बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि वो स्टेटस को जो है वो उसके अब वो उसी तरह का वो नहीं है इनका जो बाकी सियासी जमातों का है। तो ये भी उसी तरह के स्टेटस को की ही पॉलिटिक्स को अपनाए हुए हैं। अच्छा रीमा? बट अलीना ये तो मैंने बात ही नहीं की। हाँ। मैंने कहा अली उस्मान कासमी साहब का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मॉरल सॉवरन या जो नेशनलिज्म को डिपिक्ट कौन करता है, पहले फौज के साथ एसोसिएट होती थी ये चीजें, अब वो इमरान खान साहब के साथ होती हैं। बल्कि मैंने ही कहा कि मुझे उनके मीन्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरी नहीं लगते। मुझे ऐसा अभी तक पार्टी में नजर नहीं आया कि वो क्या मुख्तलिफ लेके आएंगे, कैसे वो स्टेटस को चैलेंज करेंगे। तो ये सवाल मेरा भी है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में सिर्फ वही चलेगा जो पहले होता चला आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, छोटी सियासी जमातें हैं आपकी, जो मूवमेंट्स हैं मुख्तलिफ, जो रेवोल्यूशन चाहती हैं, जो रेडिकल चेंज चाहती हैं। लेकिन मैंने भी यही कहा कि मुझे पीटीआई से ये एक सवाल है मेरा कि उनका रेवोल्यूशनरी मैसेज क्या है। ना उन्होंने गवर्नेंस में दिखाया जब उनकी हुकूमत थी, ना वो केपी में दिखा रहे हैं, ना उनकी तरफ से एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये हम मुख्तलिफ निजाम लाएंगे ताकि मैं उन्हें एक रेवोल्यूशनरी फोर्स कह भी सकूं। लेकिन मीन्स उनके रेवोल्यूशनरी हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा फिर हम इससे डाइग्रेस कर जाते हैं। एक चीज मुझे बताइए, जब आप ये कहती हैं कि सरेंडर करना होगा तहरीक इंसाफ को, शायद ये बेहतर ऑप्शन है, आपकी सरेंडर करने से क्या मुराद है? क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है, वजीर इत्तलात टू बी स्पेसिफिक, वो ये कहते हैं कि माफी मांगे पीटीआई तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। आपके सरेंडर से क्या मतलब है? एक्चुअली अगर मैं जिस तरह का ये सिस्टम है, अगर मैं उसकी लॉजिक को समझूं तो मेरा ख्याल है 2-3 चीजें हैं जो पीटीआई को जरूर करनी होंगी। एक, इलेक्शन पर से अपना क्लेम उनको कहना पड़ेगा, उस पर बात नहीं करेंगे हम। दूसरा, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अगर वो बाहर भी आते हैं क्या वो बात कर सकेंगे लोगों से या नहीं। ये 2 चीजें मेरे लिए हैं रेड लाइंस, और मेरा ख्याल है अगर इन दोनों पे पीटीआई कॉम्प्रोमाइज करती है वो मेरी नजर में सरेंडर ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बेहतर होगा, मैं अपने आप से ये सवाल जरूर पूछती हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कॉस्ट क्या है इस कॉन्फ्रंटेशन की, तो फॉर द ग्रेटर गुड क्या कभी अपना राइटफुल क्लेम जो है क्या वो आपको सरेंडर नहीं करना पड़ता फॉर द ग्रेटर गुड? ये मेरा एक सवाल है जो मैं पीटीआई से पूछूंगी, और ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल है वो राइटफुल पोजीशन पे है, लेकिन कभी-कभी शायद करना पड़ता है वो मसलहत, या जिसको हम आम इस्तिलाह में नजरिया ज़रूरत कहते हैं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है।
आई डोंट नो, मैं इस पे कंफ्यूज हूं इसके जवाब पे। साफी साहब अभी इलेक्शंस का हवाला आपने भी दिया और आपने कहा कि दोनों इलेक्शंस, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए पीटीआई तो बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, इलेक्शन से दस्तबरदार होना पीटीआई के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो उनके जो मेन जो क्लेम्स हैं उनमें से एक क्लेम ये भी है कि वो लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और हमारी सीटें चुराई गई हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए उससे दस्तबरदार होना इतना आसान नहीं है। मैं एक और बात ये करना चाह रहा था कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने जो अपनी हुकूमत जब उनको मिली थी तो हुकूमत उन्होंने उस तरह चलाई थी जिस तरह फ़खर दुरानी साहब जिक्र कर रहे थे, और उसमें कोई इनकलाबियत किसी को नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि एक रिवायती और इस्टेब्लिशमेंट के मातहत चलने वाली हुकूमत थी। लेकिन ये जो रीमा ने जो बात की है कि वाकई उसने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि बाज़ लोगों को इमरान खान ने जेल काट के गलत साबित किया है। ये ख्याल किया जा रहा था पहले कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, और ये अक्सरियत का ये ख्याल था, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है, जिसकी वजह से उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ मजीद आगे गया हुआ है। तो लेकिन सर फिर वहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि वो जो पॉपुलैरिटी है वो अमली तौर पर तहरीक इंसाफ को क्या लेके दे रही है? क्योंकि अगर हम तब से अब तक देखें, जब से खान साहब जेल में है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खोया ही है। और अगर आज इमरान खान की बात हो रही है, लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन वो लेजिटिमेसी तहरीक इंसाफ को दे क्या रही है? पार्टी नहीं समझी जाती थी, इमरान खान साहब एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडर नहीं समझे जाते थे। अब उन्होंने, मैं ये कहूंगी कि लेजिटिमेसी को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इमरान खान साहब ने एज ए पॉलिटिकल लीडर, उनकी मुख्तलिफ सियासत है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि वो कर सकते हैं जो जबर उन्होंने टॉलरेट किया है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है आप लोगों से, मेरा फिर वही सवाल है आप लोगों से। एक सवाल मेरा भी है रीमा उमर साहिबा और साफी साहब से। फखर बस मुख्तसरन कर लीजिएगा, फिर मैं भट्टी साहब की भी इसके ऊपर राय लेना चाहूंगी। बस एक सवाल कि ये जो इमरान खान की जो लेजिटिमेसी है और ये जो उनकी अभी तक वो डटे हुए हैं, कल को अगर इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर आ जाती है बातचीत की और ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या आप समझती हैं ये उनकी लेजिटिमेसी के हवाले से और ये जो अभी तक डटे हुए हैं उनके पूरे स्टैंड के हवाले से? नहीं, फिर हम इसी तरह कह देंगे कि जी उसने डील कर दी। और सर वैसे ये नाइंसाफी नहीं होगी सर, ये फिर नाइंसाफी नहीं होगी सर, अगर हकायक यही है ज़मीनी कि आपको इफ़हाम और तफहीम के लिए बात पावर कॉरिडोर में करनी होती है। देखें, हमारी उस बात की तायीद में ये बात जाती है कि वो जो अपने जो उनसे मिलते हैं लोग या उनके ट्विटर के ज़रिए जो चीज़ आती है, तो उसमें इमरान खान साहब वो मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत के रास्ते की वो उस पर जोर देते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि उनको ये पता है कि मुज़ाहमत के रास्ते का मंतिकी नतीजा उनका जेल है और वो जेल में रहेंगे। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शुरूरी तौर पर, ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ मजबूरी के तहत या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास तो वो जेल काट रहे हैं। अगर तो इधर वो मुफाहमत की बात करते या मुज़ाकरात की बात करते तो उसके बाद हम ये शक कर सकते थे कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात दुरुस्त है कि अभी तक कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील की ऑफर उनको नहीं हुई है, लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आके मुफाहमत की बात करते तो फिर हम ये कह सकते थे कि शायद वो उस सूरत में डील भी करे। लेकिन जब वो मुज़ाहमत के बयानिए को साथ लेके चल रहे हैं तो जाहिर बात है कि उसका मंतिकी नतीजा जेल भी है। अच्छा, बट वो मुज़ाहमत किस लिए हो रही है, क्या एंड गोल है, ये भी शायद देखना है। बड़े भट्टी साहब का टेक अवे लेते हैं आखिरी उसमें। भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समझते हैं इस पॉइंट पर हुकूमत को मान ले, इलेक्शंस का जो उनका मुतालबा है उससे दस्तबरदार हो जाए तो बात आगे चल सकती है? सिस्टम को चलने दें आम इस्तिलाह में तो बात आगे बढ़ सकती है और करना चाहिए। मैडम शेख, करना चाहिए, बिल्कुल जो अक्ल की बात है करना चाहिए। करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। ठीक है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। एक तो रीमा साहबा ने जो कहा कि वो आज इमरान खान को एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखा जा रहा है या वो पॉपुलर तरीन है। दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम किया है, जो मेरे नज़दीक बड़ा है, वो बाकी दोनों पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। वो कहा करते थे कि ये जब देखिएगा, जब मेरी बारी आएगी ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि कौन ज़िया-उल-हक साहब की रूहानी औलाद है और कौन भुट्टो साहब की।
और जब ये मेरी बारी आएगी तो ये जमहूरियत की बिना पर इकट्ठे हो जाएंगे और जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर मेरे खिलाफ फाशिज्म करेंगे। और वो कहते थे कि ये जो पीडीएम में ये 26 नुकात हैं ये झूठ है और ये जमहूरियत का खेल खेलते रहे सारी उम्र 35 सालों से। असल में ये जमहूरियत पसंद नहीं थे, तो लिहाजा एक्सपोज किया इमरान खान ने इस पूरे निज़ाम को। ये उनका बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि हम पर और आने वाले पाकिस्तानियों पर एहसान है। लेकिन सर सवाल ये है, जहां हम ये बिल्कुल मानते हैं कि खान साहब ने जिस तरह से जेल गुजारी और अभी तक जिस तरह से वो डटे हुए हैं वो एक बहुत ही काबिल सताइश बात, लेकिन फिर सवाल इसके अंदर ये आता है कि वो चाह क्या रहे हैं इस सारी सऊबत के बाद? क्या वो देखना भी इम्पोर्टेंट नहीं है? जब वो इससे निकलने के लिए हुकूमत के साथ या जमहूरी तरीके से बैठना पसंद नहीं कर रहे और चाहते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से ही करें, तो फिर इस सारी जद्दोजहद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा होता? मैडम शेख, जमहूरी तरीके से वहाँ बैठा जाता है जहाँ जमहूरियत हो या जहाँ जमहूरियत पसंद हुक्मरान हो। ये आप जमहूरियत पसंद इनको कहती हैं? ये जो एक सदर साहब ताहियात इस्तिस्ना लेके बैठे और जो वज़ीर आज़म साहब नहीं, मैं तो किसी को नहीं, मैं तो आप लोगों से या किसी और का किसी का मैंडेट लेकर बैठे, ये जमहूरियत थोड़ी है मैडम शेख। ये तो अच्छा अब ये सारी बातें हवाई बातें हैं, क्या कहा जाए इस पे? अच्छा, क्या कह रहे फखर? और मेरा भाई फखर को अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के खराब होने का गिला है। आगे की चलती है कि फाशिज्म 2022 से आगे शुरू हुई है, उससे पहले जो है वो फाशिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये जो इंतखाबात हैं वो सारे शफाफ और साफ होते थे 2022 से पहले। ऐसा नहीं है। ये भट्टी साहब जो है वो 2018 में जो कुछ हुआ सूद समेत आपने वो लिया वापस। यार आप तो दावेदार थे असली और वलिया जमहूरियत की, एक्सपोज कर दिया सिविलियन बालादस्ती की, वोट के इज्जत की, तमाम सियासी कुव्वतों को, पार्लियामेंट के तकद्दुस की, आजाद अदलिया की, आजाद इक़्तिदार जिसको भी बराबर कर लिया। फखर साहब आप बताएं क्या चाहते हैं? सूद समेत आपने सारा कुछ बराबर कर लिया, छोड़ दीजिए। बहुत फाशिज्म था 2018 में, बहुत बुरा था इमरान खान और उसकी हुक्मरानी, मान लिया। अब उधर से आगे आए ना, आज पे बात करें। आज पे कोई बात ही नहीं करता। जवाब देने दे जी फखर साहब। यह है कि जिसको इक़्तिदार मिलता है वो तमाम तर जो इंसानी हुकूक हो, वो जमहूरियत हो, वो अक़दार हो, वो सब कुछ भूल जाता है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, इक़्तिदार में आके सभी जो है वो वही कुछ करते हैं जो उनको भुगत रहा है। इन पे बोले जिन्होंने आज सवा सर, लेकिन मसला ये ना फखर साहब वही करता रहा। किसी ने एक शेयर किया, किसी ने सवा शेयर किया, सबने एक जैसा ही है। एक सेकंड, इस चीज को मैं इस चीज के ऊपर वाइंड अप करूंगी, ठीक है? बहुत हिसाब बराबर करने की भी यहाँ पर बात हुई, लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास ताकत होती है उसके पास फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हमारे तज्जियाकारों की आपने इसके ऊपर राय जानी, रुकावट कहाँ है और कहाँ पर हमारे तज्जियाकारों की राय में थोड़ी सी लचक दिखाई जाए तो शायद मामलात आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी मुख्तलिफ आरा बट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि जो आपने यूट्यूब के ऊपर सवाल हमें भेजे हैं उनको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफ़ी साहब, तहरीके लब्बैक जो कि कलअदम हुई है, कई रहनुमा इसके अपनी सियासी वाबस्तगी ख़त्म करने का ऐलान करके मजहबी मामलात में ताउन के तसलसल की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि शिद्दत पसंदी के रुझानात को कम करने के लिए ये जो ऐलानात हैं ये मौसर साबित हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये सही तरीका नहीं है शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने का, पाबंदियां लगाने का या कलदम करार देने का, या उनके लीडरों को की पकड़ दकड़ से मसला हल नहीं होता। बल्कि आपने जो लोग, अगर आपको कोई बयानिया इंतहा पसंदी पे मबनी नज़र आता है तो उसका सही तरीका यही है कि उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से या उसी तरह के लोगों की तरफ से सही और जेन्युइन बयानिया सामने लाया जाए और उस पर लोगों को कन्विंस किया जाए। और ये भी अब एक अजीब तज़ाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो सियासी जमातों के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती होती है तो उस पर हमारे लिबरल्स को बड़ी तकलीफ़ होती है और उसको बहुत ज़्यादती करार देते हैं। लेकिन जब मजहबी जमातों के साथ अगर कोई इस तरह के इक़दाम होते हैं या उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो उस हवाले से फिर हर तरफ से खामोशी हमें मिलने को खामोशी नज़र आती है।
ठीक है सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। रीमा उमर साहिबा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज़ पर पाबंदी का बिल नाकाबिले अमल कहकर मुस्तरद कर दिया, आपकी इस पर राय क्या है? अलीना, पाकिस्तान में एक और कानून भी है जो जहेज को लिमिट करता है। आपको मालूम है कि उस क्या लिमिट लगाता है कि जहेज कितना हो सकता है? अंदाजन टेक अ गेस। 5,000 रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ 5,000 से ज्यादा जहेज नहीं हो सकता, ऑलरेडी ये कानून है। ये भी इसमें है कि शादी के जो फंक्शंस हैं उस पे खर्चा 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो गेस्ट्स आते हैं शादी पे या जो तोहफे देते हैं ब्राइड एंड ग्रूम को, वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये कानून है, मेरा ख्याल है 70s का कानून है, जो अब भी टेक्निकली इन फोर्स है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस पे अमल दरामद तो एक नहीं हो रहा और हो सकता भी नहीं है। 2,500 5,000 की डावरी और 100 रुपए जो आपको तोहफे तोहफे मिलते हैं या जो लोग आपको। मेरा ख्याल है पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है कि ये इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इशू है ये है बहुत सीरियस, और भारत में भी हमने देखा है वहां पे भी एक कानून है जो क्रिमिनलाइज करता है डाउरी का लेना देना, और वहां पे भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है, मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च तहकीक नहीं की, मैं चाहूंगी समझना कि क्या इशू है जो मौजूदा कानून है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, और उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जिस तरह का बिल शमीला फारूकी साहिबा ने प्रेजेंट किया है वही बेहतर ऑप्शन है, या हमें एक मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाने की जरूरत है। क्योंकि कानून जरूरी है, एक मैसेज क्लियर करना देना रियासत की तरफ से जरूरी है, लेकिन इसके सोशल जो पहलू है उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि क्यों है ऐसा कि प्रेशराइज किया जाता है लड़कियों को, उनकी फैमिलीज को, कि वो जहेज दें, और किस तरह की वो सिचुएशन है उसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है। तो मैं इस पे तहकीक करना चाहूंगी, बट इशू उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है, और जो मौजूदा कानून है वो हमें नजर आता है बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। ठीक है जी, फिर आने वाले दिनों में हम कोशिश करते हैं इसको खुद ही से उठा लें मामले को, जब ऊपर मजीद इन्फॉर्मेशन हो या राय कायम हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब, आपसे क्रिकेट पर सवाल। पाकिस्तान की अंडर-9 टीम जो भारत से जीती है, इसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि अगर मुल्क में वाकई टैलेंट की कमी है तो जूनियर सतह पर इतने मयारी बासलाहियत खिलाड़ी कैसे हैं? ये पूछ रहा है कि मसला है क्या टैलेंट का या इसे निखारने का? इमरान खान साहब कहा करते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। अच्छा, मेहरबानी आपने पीटीआई से हटकर कोई सवाल पूछा। पहले तो टीम को मुबारकबाद, और समीर मिन्हास को ख़ास तौर पर मुबारकबाद कि 172 रन, यानी पूरी भारतीय टीम जितना स्कोर बनाया उससे ज़्यादा स्कोर था अकेले समीर मिन्हास का। और जो भारतीयों ने फिर से किया, भारतीय बच्चों ने, वो भी बड़ों वाली हरकत की, वो भी काबिल मज़म्मत है, हाथ ना मिलाया। टैलेंट है जी, मौजूद है, बिल्कुल टैलेंट मौजूद है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पीसीबी में, वहाँ की पॉलिसियों में। मेरिट पर जब लोग आएंगे, मेरिट पर वो आगे लोगों को लगाएंगे, मेरिट पर नीचे सिलेक्शन कमेटियाँ बनेंगी, मेरिट पर नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट का बनेगा ढांचा, मेरिट पर नीचे सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत टैलेंट मौजूद है। आपके पास क्या है? PSL है, सिर्फ 6 या 7 या 8 टीमें होती हैं, उनमें कोई परफॉर्म करता है तो आप चुन लेते हैं और उसको टीम में ले आते हैं। और यकीन करें, मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि वही भारतीय टीम अंडर-19 होती और हमारी सीनियर टीम अगर उनसे खेल रही होती तो वो भी इतने स्कोर ना कर सकती जितने हमारी जूनियर टीम ने किए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को गुड बाई कहने का मौका आ गया है, बहुत सारे इस टैलेंट को ऊपर लाने का मौका आ गया। टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसे पॉलिश करना, उसे सीधा रास्ते पे रखना, और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी ग्रूमिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ये मसला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। फ़खर दरानी साहब, एक बड़ा हॉट इशू, लाहौर हाई कोर्ट ने कल पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया है, मामला लार्जर बेंच को भेज दिया। आज मरीम नवाज साहिबा ने इस पर बड़ी तनकीद की फैसले पर, और कहा कि ना सिर्फ कानून साजी असम्बली का हक है, अवामी मफाद मुतासर होगा, बल्कि ये जो फ़ैसला दिया गया है इससे तो अब जो कब्ज़ा है माफिया उसको हल्ला शेरी मिलेगी। आपके ख्याल में मरीम नवाज जो बात कर रही हैं उसमें वज़न है कि नहीं?
बहुत शुक्रिया। देखें अलीना, मरियम नवाज़ क्या बात कर रही हैं उससे कतई नज़र अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स और कुछ हक़ाइक़ को देखें तो उस पर थोड़ा सा मैं अगर बात करना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि हमारी जो ओवरऑल जुडिशरी है, ख़ासतौर पे जो लोअर जुडिशरी है, उसमें मोर देन 2 मिलियन जो केसेस हैं पेंडिंग हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए हिस्टोरिकल जो उसके हवाले से, तो उसमें मोर देन 50% जो है वो लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स और उससे रिलेटेड जो मुकदमात हैं उससे मुतालिक हैं। साल से हमारी अदालतों में स्टे ऑर्डर्स और ये जो मुकदमात हैं उनके ऊपर तारीखें और पेशियाँ ही नहीं होती, और लोग जो है वो ज़मीनों के हवाले से बाप जो है वो दादे बन जाते हैं, फौत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जायदादों का जो तनाज़ा है वो हल नहीं होता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अदलिया के ऊपर है। और जो बेंच और बार के हवाले से ये इस पर हमेशा से कहा जाता है कि जो पेंडेंसी के हवाले से, देखें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो कानून बनाया गया था वो अच्छा कानून था, बिल्कुल अच्छा कानून था। और मैं उसके थोड़ा सा अगर आपको वो बता सकूं कि देखें 1997 में एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। वो क्या था, उसमें ये अदलिया के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से था। वो जो कानून बनाया गया था वो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कानून पास होने से पहले उसको अदालती मंजूरी मिल गई थी। अल जिहाद ट्रस्ट केस के टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मंजूरी से उनकी जो है वो हुकूमत ने ये जो उस पर वो किया था लीगल रिफॉर्म्स एक्ट 1997 वाला, उसमें ज़्यादातर बुनियादी तौर पर जो अदलिया में रिफॉर्म्स के हवाले से था, एक तो जो लिमिटेशन ऑफ जो स्टे ऑर्डर्स जो कोर्ट्स देती थी उनको महदूद करना था। दूसरा उसमें जो है वो डिस्पोजल ऑफ केसेस है, उसके एक सर्टन टाइम पीरियड में आपने अदालतों ने मुकदमात को निपटाना था। और इसी तरह जो है जो फ्रीक्वेंट जो एडजर्नमेंट होती थी वो तमाम तर, यानी जो अदलिया में बेहतरी के हवाले से ये तमाम तर जो चीज़ें थी वो 1997 से लेके 2001 तक जब परवेज़ मुशर्रफ आए उन्होंने उस कानून को उड़ा दिया। हमारी अदालतों ने 20 साल हो गए उसका कभी पूछा ही नहीं था। तो ये जो एक ख़ास तौर पे जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत है, और ये इस टाइम जो इनको हुकूमत को आगे जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये इसका अपील करनी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। और उसके अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ और जो रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे वाज़े तौर के ऊपर नज़र आता है कि ये लोगों को इंसाफ ना मिलने की जो बुनियादी रुकावट थी वही अदालती जो फैसले हैं वो ताख़ीर होना। इसके ऊपर मज़ीद फॉलोअप सवाल भी होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है तो इसको मैं यहाँ पर रेस्ट करूंगी। आने वाले दिनों में फिर इसको उठाएंगे, तफसीलन बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।